Hello, my dear students, and welcome to the class of Slate Physics. In this class, we will once again continue with the topic of AS Physics, which is waves, and we will discuss a few graphs related to transverse and longitudinal waves. Right? So, basically, we have to see displacement time graph and we have to see displacement distance graph. Right? Now, किस चीज का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखना है और किस चीज का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ देखना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक रोप वेव नजर आ रही है, राइट? एंड यू नो दैट रोप वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव. हम इसको बड़ी डिटेल में जो है वो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? इन ट्रांसवर्स वेव्स पार्टिकल्स अलोंग द वेव्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन, राइट? सो बेसिकली हमने पार्टिकल्स अलोंग अ वेव के मोशन का ग्राफ देखना है अलोंग विद द टाइम. ठीक है. ऑल द पॉइंट्स अलोंग द वेव वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ना. ठीक है. सो हियर यू हैव अ रोप वेव. इस रोप वेव को प्रोड्यूस कैसे करेंगे? जो भी इस पर्सन को होल्ड, जो भी इस रोप को होल्ड कर रहा है, वो पर्सन इस रोप को विगल करेगा अप एंड डाउन. ठीक है. और इस विगलिंग मोशन से आपकी वेव प्रोड्यूस होगी एंड दिस वेव विल ट्रैवल टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. सो रोप वेव के अलोंग सारे पॉइंट्स ऊपर नीचे वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, वर्टिकली वाइब्रेट कर रहे हैं, और मोशन ऑफ द वेव जो है ये हॉरिजॉन्टल है. दैट्स व्हाई इट्स अ ट्रांसवर्स वेव, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं, राइट? सो this is the mean position of the wave, right? Almost at this point this is the mean position ना. ठीक है. तो इस मीन पोजीशन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स वुड बी जीरो, राइट? इस पॉइंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट जीरो है. इसका मतलब ये है पॉइंट जब ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेंगे तो अबाउट देयर मीन पोजीशन उनकी डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स मैक्सिमम पॉजिटिव होगी, फिर जीरो होगी, फिर मैक्सिमम नेगेटिव होगी, और फिर जीरो होगी. एंड ऑल ऑफ दिस विल हैपन इन वन टाइम पीरियड, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मेक इट वेरी बेसिक. फॉर एग्जाम्पल, मेरा हाथ है, मैं हाथ से वेव्स बनाने की कोशिश करता हूं. ये देख, डांस कर रहा हूं. ठीक है. इट कुड बी अ वाटर वेव, इट कुड बी अ रोप वेव. आपको सिर्फ मेरे हैंड की टिप को देखना है. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक कैप फिक्स कर लेता हूं. ठीक है. आपने सिर्फ कैप के मोशन को ऑब्जर्व करना है, राइट? अबाउट दिस मीन पोजीशन, हाउ दिस कैप इज मूविंग. Cap is going maximum upwards. Now it is coming back to mean position, going to maximum downwards, mean position, maximum upwards, और mean position, right? For example, इसकी साइकिल इस mean position से स्टार्ट हो रही है, टॉप पे गया, टर्न किया, रिटर्न किया, और ये. ठीक है. इसकी एक साइकिल की डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, राइट? सो बेसिकली इट्स अ पॉइंट अलोंग अ वेव. दिस इज अ रेड पॉइंट. मैं यहां पर एक रेड पॉइंट लगा देता हूं. Over one time period, what will be the motion of this cap या this point along a wave? हमें इस सिंगल पॉइंट के मोशन को प्लॉट करना है. ठीक है. सो ये सिंगल पॉइंट अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है इन टाइम विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? जरा रिकॉल करें, चीजें सारी आपके माइंड में होनी चाहिए. टाइम पीरियड इज अ टाइम टेकन बाय वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ वन वेवलेंथ, और टाइम टेकन बाय अ सिंगल पार्टिकल to complete one cycle about its mean position. Okay, at this point it is present at its mean position, its displacement is zero. So I place a point here. Quarter of time period में this particle will be at its maximum peak. Positive amplitude होगा. Half time period में this particle will return to its mean position. 3/4 of a time period या 0.75 of a time period में this will come to its maximum negative displacement. ठीक है. और उसके बाद ये पॉइंट दोबारा से रिटर्न करेगा अपनी मेन पोजीशन पे, और फिर दोबारा से मैक्सिमम टॉप पे चला जाएगा. ठीक है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मेन पोजीशन दिस विल गो मैक्सिमम अपवर्ड्स,
ठीक है, then it will come back to its mean position, and all of this will happen in half of a time period. This will go maximum downward, and this will come back to its mean position, and this time is called one time period. Now it's a time to join the points. ठीक है, अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहूं तो मैं इनको स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकता हूं. ठीक है, देखें एक परफेक्ट ग्राफ बना है, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर लाइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया. लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने यहाँ पर कर्व क्यों नहीं ड्रॉ की, इसको तो साइन कर्व होना चाहिए था. सो माय क्वेश्चन फ्रॉम यू इज कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करनी, कर्व ड्रॉ करनी है, तो कर्व क्यों ड्रॉ करनी है? आंसर करें इस बात को, वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें कि कर्व क्यों ड्रॉ करनी है. ठीक है, बच्चे आंसर करते हैं कि कर्व शायद इस वजह से ड्रॉ करनी है बिकॉज वो वेव की शेप होती है. इट्स अ वेग आंसर. ठीक है, बेकार आंसर है कि वेव की शेप को आपने नहीं मैच करना, आपने फिजिक्स को जस्टिफाई करना है. ठीक है, यू विल ड्रॉ अ कर्व बिकॉज gradient of displacement time graph is going to give you the value of velocity, और ग्रेडियंट का ट्रेंड जो है वो वेलोसिटी के इक्वल आना चाहिए. फॉर एग्जांपल जब पॉइंट मैक्सिमम टॉप पे जाता है और टर्न करता है तो मैक्सिमम पोजीशन पर उसका टर्निंग पॉइंट होता है, वहां पर वेलोसिटी जीरो होती है. ठीक है, तो एक्सट्रीम पर एम्पलीट्यूड पर ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए और मीन पोजीशन पर ग्रेडियंट मैक्सिमम होना चाहिए. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम ग्रेडियंट, टर्निंग पॉइंट पर ग्रेडियंट को जीरो करना, राइट? दैट्स व्हाई इट्स अ कर्व. इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पर टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज इट इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट लाइंग अलोंग द वेव, राइट? और इसके बाद पॉइंट जब टॉप पे चला गया तो इसकी डायरेक्शन चेंज होनी है. नीचे वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी का साइन ऑपोजिट होगा. अगर ऊपर वाली वेलोसिटीज पॉजिटिव है तो नीचे वाली वेलोसिटीज का साइन नेगेटिव होगा बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज पॉजिटिव इन वन डायरेक्शन एंड इट इज नेगेटिव इन द अदर डायरेक्शन. ठीक है, जो वेलोसिटी का साइन होता है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड वंस अगेन इस पॉइंट पर ग्रेडियंट मैक्सिमम है बट विथ नेगेटिव साइन बिकॉज फॉलिंग लाइन है, फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है. और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट से ऑनवर्ड जब नीचे जाएगा और नीचे वाली एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो इसका ग्रेडियंट रिड्यूस होगा और नीचे वाले टर्निंग पॉइंट पर मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर वंस अगेन टर्निंग पॉइंट है, ग्रेडियंट जीरो होगा एंड दिस विल इंक्रीज. यहां पर इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई एंड दिस टाइम इज कॉल्ड time period. This time is called time period and this cycle will continue जब तक wave जो है वो travel कर रही है. So basically this is a displacement time graph किस चीज का? Of a single point which is lying along the ropeway. ठीक है, okay. So what does the gradient of this graph represents? Gradient of this graph represents the value of, now you know that gradient represents velocity. So gradient of this graph will give you the value of velocity of that particular point. तो velocity कहाँ पर maximum है? जब भी object mean position से pass करेगा, mean position पर इसकी velocity maximum होगी और turning points पर इसकी velocity zero होगी because all turning points पे आपको zero पे आना जरूरी है और इस चीज को आप डिटेल में काइनेमेटिक्स में पढ़ चुके हैं. अच्छा, सो स्टूडेंट आस्क कि ये तो वेव है. नहीं, दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. बाय चांस इस ग्राफ की शेप मैच हो रही है ट्रांसवर्स वेव्स. अगर ये वेव है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्यों नहीं है? उससे इसका फेस क्यों मैच नहीं हो रहा? इट्स ऑल बाय चांस, ऑल बाय लक. इट लुक्स लाइक अ वेव बट इट इज नॉट अ वेव. It's a sine curve or it is a displacement time graph. This is not a wave, this is a graph. So by chance this shape is same as this shape ना, so don't consider कि ये wave है. बच्चों ऊपर वाली जो रोप की डायग्राम है वो वेव का
रोप का वेव प्रोफाइल है और नीचे वाली डायग्राम उसके एक सिंगल पॉइंट का, विच कैन बी एनी पॉइंट, हमने ये रेड वाला पॉइंट अज्यूम किया है, उस सिंगल पॉइंट के मोशन का, वर्टिकल मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट? So what about displacement time graph of longitudinal waves such as sound waves? देखिए बच्चों, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है. हम कहते हैं मीन पोजीशन से ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट वुड बी पॉजिटिव और नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट वुड बी नेगेटिव. सो साउंड वेव में क्या होता है? इफ वी कंसिडर ए सिंगल पॉइंट अलोंग अ साउंड वेव में ये होता है कि ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पॉइंट, ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा ना, ठीक है? ये जाएगा टूवर्ड्स राइट और फिर रिटर्न करेगा. राइट साइड वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव, और ये जाएगा मैक्सिमम लेफ्ट पर और ये रिटर्न करेगा लेफ्ट वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव. लेकिन जब इस इंफॉर्मेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, तो राइट साइड वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव साइन के साथ और लेफ्ट साइड वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स नेगेटिव साइन के साथ, यू विल गेट अ सेम ग्राफ. सिर्फ डिफरेंस ये है कि पॉइंट्स ऑसिलेट उसी तरह से कर रहे हैं. ट्रांसवर्स वेव में अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, मीन पोजीशन से ऊपर वाली डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव तो नीचे वाली नेगेटिव. और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक पॉइंट जिसकी ये मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन के अबाउट लेफ्ट और राइट मूव कर रहे हैं, तो राइट वाली डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव, ग्राफ पे इसी तरह रिप्रेजेंट होगा, ठीक है? अच्छा, ग्राफ पे आप साइड वे डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? वो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग आएंगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हेयर इज अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ही रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी. सो दीज आर टू डिफरेंट वेव प्रोफाइल्स, ठीक है? एक में पार्टिकल्स अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, एक में पार्टिकल्स लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनेगा. बाय चांस द शेप ऑफ दिस वेव इज मैचिंग द शेप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव की शेप तो हम मैच कर ही नहीं सकते ग्राफ में, ठीक है? बट दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. सो आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं? अलोंग वाई एक्सिस दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट. सो वाई एक्सिस से आपके पास ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ सकती है. दिस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज रेफर्ड एज एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. आपके पास अगर ग्राफ है तो आप इससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और एक्स एक्सिस से जब आपकी एक साइकिल कंप्लीट होती है तो इस एक साइकिल का जो टाइम होता है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड. सो दीज आर द टू इंफॉर्मेशन दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम दिस ग्राफ, और फर्दर इन वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओ लेवल्स में भी था. अब किस चीज का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. एक सिंगल पॉइंट अलोंग वेव का बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन डिस्प्लेसमेंट ओवर वन टाइम पीरियड का ग्राफ. Moving on to the next type of graph, and that type of graph is very similar to this, but that is entirely a different case, and this is a graph of displacement distance graph. Displacement distance graph, not displacement time graph. ठीक है? अब किस चीज की डिस्प्लेसमेंट और कौन सा डिस्टेंस, इस बात पर फोकस करेंगे. So this is a wave. Once again, this is a rope wave. A person is wiggling a rope up and down, and here is a kid, ठीक है, which will travel along this wave. And this person will cover distance, ठीक है? ये वॉक पे निकला हुआ है, मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है? This person is covering distance in this direction, so distance covered is along this side. तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस 0 है, and he is covering distance along this side. So what is distance? Distance is the distance traveled by this kid for what? Okay, here you have a rope wave. मैंने rope wave को इस पॉइंट पर फ्रीज कर दिया है, ठीक है? मैंने रोप वेव की पिक्चर क्लिक कर ली है. जब ये रोप वेव रियलिटी में थी तो इसके हर पॉइंट ऑसिलेट कर रहा था, इसके लूप्स विगल कर रहे थे. लेकिन इस वक्त रोप वेव को मैंने पॉज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है, और मैं इस पर्सन को टास्क दे रहा हूं, इस बॉय को टास्क दे रहा हूं कि ये इस रोप के अलोंग वॉक करे, वॉक वॉक वॉक, ठीक है? और मुझे डिफरेंट पॉइंट्स की डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन दे. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम मीन पोजीशन. ओके,
आई एम सेइंग हिम कि मुझे इंफॉर्मेशन बताए कि इस स्टार्टिंग पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है. ही विल से कि इस स्टार्टिंग पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट 0 है. ठीक है, मैं इसे इंफॉर्मेशन लेता हूं इस नेक्स्ट पॉइंट की. वो कहता है इस नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गई है पॉजिटिव वाली साइड पर. याद रखना मीन पोजीशन से ऊपर वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट्स पॉजिटिव और नीचे वाली सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव होगा. ठीक है, तो मैं इस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट कर देता हूं. आई एम प्लॉटिंग इट समवेयर हियर. और जब ये इस पॉइंट पर आया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? क्वार्टर वेवलेंथ, λ/4. λ/4 पर वो कह रहा है कि भाई वेव की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इस पीक पर पहुंच गया हूं मैं. ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो रही. ठीक है, एट द नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिड्यूस हो गई है यार, पहले मैक्सिमम थी तो वो रिड्यूस हो गई है भाई जनाब डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद हाफ वेव ट्रैवल करने के बाद पता चला कि ये पॉइंट इज लाइंग अलोंग द मीन पोजीशन और यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है. जब पर्सन इस पॉइंट पर पहुंचा और उसने रेफरेंस लाइन से देखा तो उसको रोप को ऑब्जर्व करने के लिए पहले रेफरेंस लाइन से ऊपर देखना पड़ रहा था, अब रेफरेंस लाइन से नीचे देखेगा. ठीक है, पहले पीक थी अब वैली आ गई, डिस्प्लेसमेंट नीचे गएगा, वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इस. ठीक है, मीन पोजीशन से लोअर साइड पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम नेगेटिव और वो कहेगा ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुई और जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ? यू नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू इन फेस पॉइंट्स, ये एक वेव है ना बच्चों, तो दिस डिस्टेंस इज 1 लैम्डा. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेबल करेंगे. इस पॉइंट पर दिस डिस्टेंस इज 1 लैम्डा और अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करें वी विल गेट आवर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. सो दिस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. आप इन सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करें over the one cycle, over the one wave. ठीक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. और यहां तक डिस्टेंस जो था लैम्डा है, इसका मतलब है यहां तक डिस्टेंस वाज 0.25 लैम्डा, 0.5 लैम्डा, 0.75 लैम्डा और यहां पर डिस्टेंस जो है दैट इज 1 वेव. ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम क्या है? ऊपर वाली डायग्राम इज वेव प्रोफाइल. ठीक है, वो वेव है, वो वेव को फ्रीज किया हुआ है, वेव की एक पिक्चर ली हुई है. नीचे क्या है? नीचे वेव नहीं है, इट्स शेप इज लाइक अ वेव और इट्स नॉट अ वेव. व्हाट इज दिस? इट्स अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. ठीक है, सो बेसिकली आपको पता होता है यार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है, एक्स एक्सिस से आपके पास वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन आएगी, वाई एक्सिस से आपके पास एम्पलीट्यूड की इंफॉर्मेशन आएगी और इससे ज्यादा इंटरेस्ट लेता ही कोई नहीं है भाई. आपको पता होना चाहिए हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, व्हाट आर द इनसाइट्स. मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रो लेवल पे हो क्या रहा है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट? सो आपको डिटेल पे जरा फोकस कीजिए. नाउ नाउ यू कैन क्लियरली नो दैट द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0 से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1 वेवलेंथ या 1 लैम्डा. And what is the information you can get from the y-axis जो कि previous graph से आ रही थी? That is the information of amplitude of this wave. So this was the case of transverse wave. So can we have a look at the points along longitudinal wave और हम उनका displacement distance graph बना सकते हैं? ग्राफ तो सेम होगा लेकिन क्यों? Let's move on to a wave profile of a longitudinal wave. ठीक है, ओके, यू हैव टू फोकस ऑन दिस डायग्राम. इस डायग्राम में आई हैव कंसिडर्ड 1 to 15 पार्टिकल्स ऑफ एयर. पार्टिकल नंबर 1 से लेके पार्टिकल नंबर 15th पार्टिकल ऑफ एयर. ठीक है, अगर आप गौर से देखें तो इन 15 पार्टिकल्स में डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस है. इसका मतलब है
अभी कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म नहीं हो रहे, अभी कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म नहीं हो रहे। अगर कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस फॉर्म नहीं हो रहे, इसका मतलब है नो साउंड इज ट्रेवलिंग एज येट। लेकिन अगर पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डिस्टर्ब होगा, कहीं पे पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होंगे, कहीं लूजली पैक्ड होंगे, पॉइंट्स वेयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड आर कॉल्ड कंप्रेशंस, जहां पर पार्टिकल्स लूजली पैक्ड हैं, लो प्रेशर रीजन इज कॉल्ड एज रेयरफैक्शन। ठीक है, ओके। सो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 15 तक पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से चेंज हुई कि पार्टिकल 1 इज एट इट्स मीन पोजीशन और आगे वाले पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस्ड है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड अप टू पार्टिकल नंबर 4 एंड 5 इज मीन पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद 9 मीन पोजीशन पे है, मीनवाइल 6, 7 और 8 हैं, दे आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ कैन यू पॉइंट आउट compression and rarefaction along this wave? Okay, you will say that this point 9 is a rarefaction, but जो rarefaction की एक और पहचान भी है कि particles rarefaction से away move करते हैं। ठीक है, particle 1 is also rarefaction, and where are the compressions? Okay, particle point number 5 is compression and point number 13 is compression, and you can say the distance between two rarefactions or two compressions is referred as wavelength. तो आप पॉइंट 1 को रेफरेंस लें, आपकी एक वेवलेंथ कहां तक कंप्लीट हो रही है, अप टू नेक्स्ट रेयरफैक्शन विच इज पॉइंट नंबर 9। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस इंफॉर्मेशन को ऊपर वाले ग्राफ से रिलेट करना है, जो कि आपको रिलेट करना आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा नहीं है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि इस कॉन्सेप्ट पर होता है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। दिस इज रेयरफैक्शन एंड दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज रेयरफैक्शन, दिस इज पॉइंट नंबर 9। इसका मतलब है ये वाला फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 9। आप लोगों ने देखना है कि इसको मैं ग्राफ पे किस तरह से रिलेट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इतनी डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा। ओके, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 9 तक आपने सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करना है कि इन पॉइंट्स का ग्राफ ऊपर वाला है। ठीक है, देखिए शाबाश। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मेन पोजीशन से पार्टिकल राइट साइड पर डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का साइन पोजीशन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन पर नहीं। अगर राइट साइड पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड है तो इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और ये अगर मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से लेफ्ट साइड पर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस्ड है, इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। और मीन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। राइट, ओके। पॉइंट 1 को देखें, पॉइंट 1 इज लाइंग अलोंग अ मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। पॉइंट 2 इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इज सर्टेन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो ये वाला पॉइंट आ गया। पॉइंट 3 इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन है विच इज एम्पलीट्यूड। यहां से आपको पता चला कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एम्पलीट्यूड कैसा होता है। इट इज अ मैक्सिमम साइड वे डिस्प्लेसमेंट, आइदर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मैक्सिमम साइड वे डिस्प्लेसमेंट होती है, वो पॉइंट नंबर 3 की है। ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। पॉइंट 4 भी जो है वो डिस्प्लेस्ड है टुवर्ड्स राइट, लेकिन विद अ बिट लेस distance, a bit less magnitude of displacement. And which point is lying along the mean position? Point number 5. So here you have point number 4 and point number 5. All these points were displaced towards right hand side from mean position. तो इनका ग्राफ वैसे ही फॉर्म होता रहा जो जैसे जैसे उनकी डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन थी। पॉइंट 6 किस साइड पर डिस्प्लेस्ड है? फोकस ऑन दिस पॉइंट नंबर 6. दिस इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीन पोजिशन, तो लेफ्ट साइड वाली डिस्प्लेसमेंट का साइन नेगेटिव कंसिडर होगा। Point number 6. Point number 7 has maximum displacement towards left, so it is lying at the amplitude. Point number 8 has displacement towards left with comparatively lesser amplitude, and this is point number 9. So this is point number 6, 7, 8, and successfully we have reached to point number 9. ठीक है, इन पॉइंट्स को आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे, you will get this graph, and this is a displacement distance graph of which wave? Of longitudinal wave, and in this case it was a sound wave.
So this is all the precise information about displacement time graph and displacement distance graph. Moving on to the questions. So here we have a first MCQ, and this says that a vibrating rod makes water waves in ripple tank. ठीक है, एक vibrating rod है, basically it's a dipper which is forming water waves which are transverse wave in a ripple tank. ठीक है, a graph shows a displacement of wave at instant as it travels away from the rod. Definitely जब ripple tank के अंदर dipper move करेगा, जो waves produce होंगी वो एक side पर travel करेंगी, उससे away travel करेंगी, right? The wave has speed of 2 centimeters per second. याद रहे कि सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको सेंटीमीटर्स पर सेकंड में गिवन है. ठीक है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव. ठीक है, ओके, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम y एक्सिस. y एक्सिस से आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है. एम्पलीट्यूड ऑफ वाटर वेव्स इज 4 मिलीमीटर्स. शायद फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए एम्पलीट्यूड हमें हेल्प ना कर सके. सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम x एक्सिस, जहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ की एक साइकिल कंप्लीट होती है, वहां पे आपको जो पॉइंट मिलता है दैट पॉइंट एस. वन साइकिल के बाद जो आपको डिस्टेंस मिलता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 wavelength. So this distance is equal to 1 wavelength. So in our case this wavelength is equal to 0.8 centimeters, and the value of speed of waves is 2 centimeters per second. अच्छा, आपके पास जो वेवलेंथ है वो भी सेंटीमीटर्स में है, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर्स पर सेकंड में है, तो यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स व्हिच इज v equals f lambda to find out the value of unknown which is the frequency. ठीक है, अच्छा देखिए हमने ग्राफ को कैसे यूटिलाइज किया. वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, स्पीड की वैल्यू, स्पीड कह ले वेलोसिटी कह ले एक ही बात है. ग्राफ हैज गिवन अस इंफॉर्मेशन ऑफ लैम्डा जो कि आपके पास एक्स एक्सिस से आ रही. ठीक है, जो पढ़ा है उसको रिलेट करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. वेलोसिटी इज 2, फ्रीक्वेंसी इज f, lambda is 0.8. Frequency is equal to 2 divided by 0.8. Okay, using a calculator, 2 divided by 0.8, 2.5. The frequency of waves is coming out to be 2.5 hertz, which is option C. Right? Was an easy question. Moving on to the next MCQ. This is all related to graph, and in this graph we have a displacement time graph. याद रहे कि displacement time graph का gradient will give you the value of speed या velocity. Okay, when sound waves travel through air, the air particles vibrate. अब देखना sound वाला जो जिसका displacement होती है ये sideways displacement होती है, लेकिन plot करने में ये along vertical axis ही आती है. The graph of displacement against time for the single air particle. बच्चों displacement time graph एक single particle का displacement from mean position होती है over one time period. ठीक है, which graph best represents the kinetic energy of air particles vary with time. So बच्चों सबसे पहले आप स्पीड्स को लेबल करें या वेलोसिटीज को लेबल करें. ये एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है और ये टर्निंग पॉइंट भी है. टर्निंग पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है. ठीक है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. ये वाले टर्निंग पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 होगी. इस मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बिकॉज पार्टिकल मीन पोजीशन से पास करता है तो स्विफ्टली पास करता है, मैक्सिमम वेलोसिटी से पास करता है. और इस पॉइंट पर भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये टर्निंग पॉइंट्स. ठीक है, सो ओवर वन टाइम पीरियड आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बारी 0 हो रही है? 0 पे, हाफ टाइम पीरियड पे और टी पे. तो इन टाइम पीरियड्स पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए. 0 पे, हाफ टाइम पीरियड पे और वन टाइम पीरियड पर आपकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है. और एक बारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है बिकॉज वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है. और एक बारी काइनेटिक एनर्जी आपकी इस पॉइंट पर मैक्सिमम है बिकॉज वेलोसिटी इस पॉइंट पर मैक्सिमम. याद रहे कि वेलोसिटीज तो नेगेटिव हो सकती हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होगी?
फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वेयर. जब वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे तो फिर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. अगर आपके पास स्पीड की करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो आप काइनेटिक एनर्जी को इजीली डिड्यूस कर सकते हैं. यू नो दैट स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशंस एंड स्पीड इज zero at the extreme positions. So that's how you can reach the correct answer. Moving on to the next question. Now this is a displacement time graph. The diagram showed two waves x and y. Wave x and wave y. Right? Wave x has an amplitude of 8 centimeters and frequency of 100 hertz. What are the amplitude of and frequency of wave y? ठीक है. अगर आप वेव y को देखें तो वेव y वो वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कंपैरेटिवली कम है. तो अगर आप इसको एस्टिमेट करना चाहें सो यू कैन सी के वेव x का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है एंड दिस वैल्यू इज मोर और लेस इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू इन फैक्ट 8 सेंटीमीटर्स. वेव y को देखिए. वेव y का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली हाफ है. 8 का हाफ इज 4 सेंटीमीटर. सो फॉर वेव y द एम्पलीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर. हमने एम्पलीट्यूड तो सॉर्ट आउट कर लिया. ठीक है. अच्छा, वेव x का टाइम पीरियड कितना होगा? वेव x की फ्रीक्वेंसी 100 है. सो टाइम पीरियड ऑफ वेव x इज 1 over frequency which is 1 divided by 100 which is equal to 0.01 seconds. So this time is 0.01 seconds. Wave x का time period is 0.01 seconds. मैं wave x को highlight ही कर देता हूँ so that you can easily differentiate between wave x and wave y. अब आप देखें कि इस टाइम पीरियड में वेव y की कितनी वेव्स आ रही हैं. मैं वेव y को ग्रीन कलर से ड्रॉ कर देता हूं. एक वेव, दो वेव्स और 3 कंप्लीट वेव्स. ठीक है. इसका मतलब यह है कि 0.01 सेकेंड्स में वेव y की 3 कंप्लीट वेव्स आ रही हैं. सो वेव y का टाइम पीरियड कितना होगा? वेव y का टाइम पीरियड वुड बी 0.01 का 1/3. So 0.01 divided by 3 is 0.00333 seconds. ठीक है. Frequency will be 1 over time period. 1 divided by 0.00333. ठीक है. 1 divided by answer. This is coming out to be 300 hertz. ठीक है. या अगर आप डायरेक्टली करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वेव y का टाइम पीरियड 3 टाइम्स लेस है तो वेव y की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स मोर होगी. ठीक है. तो 100 का 3 टाइम्स इज 300. सो एम्पलीट्यूड इज 4 एंड फ्रीक्वेंसी इज 300. द आंसर इज ऑप्शन डी. Moving on to the next question, and this seems to be a very simple one. A sound wave has displacement y and distance x from the source at time is equal to t. Which graph correctly shows amplitude and wavelength? बच्चों, कौन से ग्राफ का x axis wavelength शो करता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का x axis? नो. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के x axis से टाइम पीरियड तो आ जाएगा लेकिन वेवलेंथ नहीं आएगी. कौन से ग्राफ से आएगी? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ्स. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स को तो आप निग्लेक्ट कर देना. जिसके एक्स एक्सिस पर टाइम है वो आंसर नहीं है. नाउ यू हैव टू प्रिडिक्ट कि आपका कौन सा आंसर होगा. आइदर इट इज ऑप्शन ए और बी. एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन. ये वाला एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से डिस्टेंस नहीं है, ये एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम तक का डिस्टेंस है. ठीक है. मीन पोजीशन से कौन सा एम्पलीट्यूड है? this one. ठीक है. And distance between two in phase points give you the value of lambda. So the right answer is option B. ठीक है.
मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, जिसके बाद सारी प्रैक्टिस फिर आपने करनी है या हम पास पेपर प्रैक्टिस में करेंगे. What two significant figures are the time period, the frequency and amplitude of this wave? ठीक है, अगर आप गौर से देखें, दिस इज द मीन पोजीशन. थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं मीन पोजीशन को. ठीक है, y एक्सिस विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एम्पलीट्यूड. ठीक है, और एम्पलीट्यूड लाई कर रहा है इस पॉइंट पर. इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड समवेयर अराउंड 6 मिलीमीटर्स. तो आपने इसको 6.7 मिलीमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है. तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से. दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0.0067 meters. एम्पलीट्यूड इज करेक्ट इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी. लेकिन हमने बाकी चीजों को भी जस्टिफाई करना है. ओके, व्हाट इज द क्वांटिटी अलोंग एक्स एक्सिस? टाइम पीरियड, एंड दिस टाइम पीरियड इज इन मिली सेकेंड्स. ठीक है, सो एक वेव कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है? One wave is being completed in almost this much time, and this much time is okay. थोड़ा सा मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है. आई कैन से कि 6 मिली सेकेंड्स में कितनी वेव्स आ रही हैं? एक वेव और इतनी वेव्स. 6 मिली सेकेंड कंटेन्स 1.75 wavelengths या 1.75 टाइम पीरियड. ठीक है, तो वन टाइम पीरियड कितना होगा? 6 मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 1.75. दिस टाइम पीरियड इज 6 डिवाइडेड बाय 1.75, 3.43 मिली सेकेंड्स. और अगर आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे. दिस इज 0.0034 सेकेंड्स. और 0.0035 सेकेंड्स जो आ रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी में. आई होप सो कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी करेक्ट हो. सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. दिस फ्रीक्वेंसी विल बी डेफिनेटली 1 over टाइम पीरियड, 1 divided by 0.0035. ठीक है, कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करें. 1 divided by 0.0035 is coming out to be 285 hertz, or 2SF में this value is 290 hertz, which is once again correct in option number C. So in this case, C is the right answer, right? So in this video, we have studied displacement time graphs and displacement distance graph associated with transverse as well as longitudinal waves. और हमने इसके questions भी attempt किए. Questions जो थे वो तो बहुत easy थे, है ना? So this is all about today's video. See you in the next video. Subscribe Slate and keep loving yourself and your parents. Allah Hafiz.